नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। द स्मार्ट स्टडी जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रामबाबू प्रजापत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि पिछली क्लास में हमारा एक टॉपिक रह गया था लसिका। आज हम सबसे पहले इसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे पादपों में परिवहन। क्या पढ़ेंगे? पादपों में परिवहन। तो सबसे पहले आपको लसिका के बारे में बताना है। देखिए, लसिका क्या होता है। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारा जो रक्त है, रक्त के अंदर मैंने आपको बताया था एक भाग प्लाज्मा होता है, एक भाग क्या होता है? प्लाज्मा। जबकि दूसरा भाग क्या होता है? कोशिकाएं। क्या होता है? कोशिकाएं। और मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा 55% भाग में होता है, जबकि कोशिकाएं 45% भाग में होती है। अब देखिए, यहाँ पर कोशिकाओं के बारे में मैंने आपको बताया था कि कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है: लाल रुधिर कोशिका, श्वेत रुधिर कोशिका और प्लेटलेट्स या बिंबाणु। 3 प्रकार की कोशिकाएं मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लसिका की। तो देखिए, लसिका और रक्त दोनों में सिर्फ कुछ ही अंतर है। और वो अंतर क्या है कि लसिका के अंदर सिर्फ प्लाज्मा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है, प्लस कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, प्लस इसके अंदर सिर्फ श्वेत रुधिर कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? श्वेत रुधिर कोशिकाएं पाई जाती है। श्वेत रुधिर कोशिकाएं पाई जाती है। देखिए, रक्त के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है और 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है तथा कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो प्रोटीन है वो कौन सा है? हीमोग्लोबिन। हम बात करें लसिका की, तो लसिका के अंदर देखिए क्या क्या पाया जाएगा? प्लाज्मा, प्रोटीन और श्वेत रुधिर कोशिकाएं। मतलब इसमें से क्या गायब हुआ? इसमें से लाल रुधिर कोशिकाएं गायब हो गई है और प्लेटलेट्स अर्थात बिंबाणु गायब हो गए हैं। ये 3 चीजें यहाँ से गायब हो गई है। तो बताओ, लसिका के अंदर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? प्लाज्मा, प्रोटीन, श्वेत रुधिर कोशिकाएं। तो अब बात यह आती है कि लसिका का निर्माण होता कहां पे है। तो मैंने आपको बताया था कि धमनियां और शिराएं अंगों के अंतिम सिरे पर जाकर छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। उन शाखाओं को क्या कहते हैं? उन शाखाओं को क्या कहते हैं? केशिकाएं। क्या कहते हैं? उन शाखाओं को केशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? केशिकाएं। और इन केशिकाओं के अंदर जब रक्त प्रवाहित होता है तो इस रक्त में से प्लाज्मा, प्रोटीन और श्वेत रुधिर कोशिकाएं छनकर, मतलब इनमें क्या होता है, ये जो श्वेत रुधिर कोशिकाएं होती है इनमें कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। और इन छिद्रों के माध्यम से जो रक्त में से प्लाज्मा, प्रोटीन और कुछ श्वेत रुधिर कोशिकाएं निकल जाती है और जो धमनियां और शिराएं होती है, जो रुधिर वाहिकाएं होती है, उनके अंतरकोशीय अवकाश में आ जाती है। कौन से अवकाश में आ जाती है? अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाती है। अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाती है। और आने पर जो द्रव पदार्थ हमें मिलता है, उस द्रव पदार्थ को हम क्या कहते हैं? लसिका कहते हैं। अब ये लसिका क्या करती है? जब ये लसिका का निर्माण होता है तो ये भी एक लसिका वाहिनी का निर्माण करते हैं। और ये वाहिनी धीरे धीरे जिस प्रकार से शिराएं, धमनियां छोटे रूप से बड़ा रूप धारण कर लेती है, उसी प्रकार से लसिकाएं भी अपना बड़ा रूप धारण कर लेती है। और ये विकसित होकर आगे जाके महाशिरा में जाकर ये मिल जाती है। किसमें जाकर खुलती है? महाशिरा में जाकर खुलती है। तो देखिए, लसिका कहां से शुरू होती है? लसिकाएं कहां बनती है? लसिका केशिकाओं में बनती है। किसके अंदर बनती है? केशिकाओं में। जो केशिकाओं का भाग होता है उस भाग में छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों से यह प्लाज्मा और प्रोटीन और श्वेत रुधिर कोशिकाओं को क्या कर देते हैं? अलग करके अंतरकोशिकीय भाग में पहुंचा देते हैं, जहां पर लसिका का निर्माण होता है। और इस लसिका के कोई हम क्या करते हैं? ये लसिका है, ये क्या कार्य करता है? देखिए, ये सबसे पहले तो हमारे शरीर को क्या प्रदान करेगा? प्रतिरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? प्रतिरक्षा। और प्रतिरक्षा के साथ साथ हमने पढ़ा था कि क्षुदांत्र में, किसमें? क्षुदांत्र में अर्थात छोटी आंत में वसा का पाचन होता है, अर्थात वसा का पाचन और अवशोषण होता है। वसा का पाचन और अवशोषण होता है। तो इस वसा के पाचन और अवशोषण की जिम्मेदारी किसकी है? लसिका की। मतलब इसको अवशोषण को
अवशोषण करने का कार्य कौन करता है? लसिका के द्वारा किया जाता है। देखिए आगे हम सबसे पहले लसिका की परिभाषा लिखते हैं। लसिका की परिभाषा देखिए, परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी? देखिए हमारी केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित हमारी केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा श्वेत रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर उत्तक के अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं जिसे उत्तक तरल या लसिका यहां पर आएगा, जिससे उत्तक तरल या लसिका का निर्माण होता है। देखिए हमारी केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा श्वेत रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर उत्तक के अंतरकोशीय अवकाश में आ जाते हैं, जिससे उत्तक तरल या इसको हम और भी क्या नाम दे सकते हैं? देखिए इसका दूसरा नाम क्या दे दिया इसने? उत्तक तरल। क्या नाम आ गया? उत्तक तरल। मतलब कहीं पे अगर उत्तक तरल लिखा हुआ है तो भी आप क्या बोलोगे? लसिका। तो लसिका भी लिखा हुआ आ सकता है और उत्तक तरल भी लिखा हुआ आ सकता है। तो केशिकाओं की भित्ति के छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन और श्वेत रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर उत्तक के अंतरकोशीय अवकाश में आ जाते हैं, जिससे उत्तक तरल या लसिका का निर्माण होता है। देखिए अब लसिका बन तो गया, ये द्रव होता है। क्या होता है? द्रव, क्योंकि लसिका के अंदर क्या पाया जाता है? देखिए यह एक लाइन और लिख देता हूं मैं, यह द्रव रूप में होता है, द्रव रूप में होता है, जिसके
अधिकांश भाग में जल स्थित रहता है, जल उपस्थित रहता है। देखिए अब इसके कुछ कार्य भी हो सकते हैं कि लसिका का कार्य क्या है, तो मैं स्टार लगा के लिख देता हूं कि इसका पहला कार्य क्या है। तो देखिए इसका पहला कार्य है क्षुदांत्र द्वारा अवशोषित वसा का वहन करना। इसका कार्य है। और इसका दूसरा कार्य और है, यह हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। देखिए लसिका के दो कार्य मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं लसिका के क्या कार्य है। तो लसिका के कार्य आपको पता होने चाहिए कि क्षुदांत्र अर्थात छोटी आंत के अंदर जो वसा का अवशोषण होता है, उस अवशोषित वसा का वहन यदि किसी के द्वारा किया जाता है तो उसका क्या नाम है, लसिका। वैसे ही लसिका प्रतिरक्षा प्रदान करता है, अर्थात कैसे करता है, तो देखिए हमने परिभाषा में पढ़ा था कि लसिका के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है तथा श्वेत रुधिर कोशिकाएं पाई जाती है। और रक्त के अंदर जो श्वेत रुधिर कोशिकाएं होती है, ये शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है, जो दो प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट। जो लिम्फोसाइट होती है ये कम विकसित होती है, जबकि मोनोसाइट अधिक विकसित कोशिकाएं होती है, जिन्हें हम सैनिक कोशिकाएं अर्थात भक्षक कोशिकाएं भी कहते हैं। देखिए आगे चलते हैं। लसिका का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है पादपों में वहन। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा पादपों में परिवहन। हमने सबसे पहले पढ़ा था जंतुओं में वहन, मानव में वहन, और आज हम पढ़ेंगे पादपों में परिवहन। तो देखिए पादपों में परिवहन कैसे होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए पादपों में परिवहन कैसे होता है, तो यहां पर सबसे पहले मैं टॉपिक लिखता हूं, पादपों में परिवहन। एक छोटा सा टॉपिक है, अभी पूरा कर लेते हैं इसको। पादपों में परिवहन। देखिए पादपों में परिवहन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि पादपों में परिवहन के लिए दो उत्तक कार्य करते हैं। कितने उत्तक कार्य करते हैं, तो यहां लिख देता हूं मैं, पादपों में दो उत्तक मुख्य रूप से परिवहन का कार्य करते हैं। और वे दो उत्तक कौन कौन से हैं, तो देखिए पहले उत्तक का नाम है जाइलम। पहले उत्तक का नाम क्या है, जाइलम, जबकि दूसरे उत्तक का नाम है फ्लोएम। दूसरे उत्तक का नाम क्या है, फ्लोएम। देखिए हम पादपों में परिवहन के रूप में दो उत्तक कार्य करते हैं। कितने उत्तक कार्य करते हैं, दो उत्तक कार्य करते हैं, और इन दोनों के नाम क्या है, जाइलम तथा फ्लोएम। एक बात आपको विशेष याद रखनी है,
दोनों ही परिवहन का कार्य करते हैं, इसलिए इन दोनों को ही हम संवहन उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन उत्तक कहते हैं। तो आपको ये बात पता रहनी चाहिए कि ऐसे उत्तक या अंग जो जंतुओं में या पादपों में वहन का कार्य करते हैं या परिवहन का कार्य करते हैं, ऐसे उत्तकों को हम संवहन उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन उत्तक कहते हैं। तो पादपों में दो उत्तक मुख्य रूप से परिवहन का कार्य करते हैं, एक का नाम जाइलम है, दूसरे का नाम फ्लोएम है। एक का नाम तो क्या है? जाइलम, दूसरे का नाम क्या है? फ्लोएम। ये दोनों ही क्या काम करते हैं? परिवहन का, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया है? संवहन उत्तक। कैसे उत्तक? संवहन उत्तक। अब देखिए, इसके बारे में आपको विशेष बात क्या याद रखनी है, जाइलम जैसे शुरू होता है, अर्थात यह मुख्य रूप से किसका परिवहन करेगा? जल का। किसका परिवहन करेगा? जल का। फ्लोएम को यदि हम अंग्रेजी वर्णमाला में देखें तो एफ से शुरू होता है, और एफ से मतलब होता है फूड, और फूड का निर्माण कैसे होता है पादपों में? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा फूड का निर्माण होता है। तो देखिए, जाइलम तो मुख्य रूप से किसका परिवहन करेगा? जल का, जबकि फ्लोएम किसका करेगा? भोजन का। कैसा भोजन? जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा निर्मित हुआ है या संश्लेषित हुआ है। देखिए, जल के साथ में जाइलम जो है वो अन्य जो पोषक तत्व हैं उनका भी परिवहन करता है, जिनमें देखो सबसे पहले हमें नाम पता रहना चाहिए कि यह नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसके अलावा जल तो हो ही गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि। देखिए, और इसमें हम लिख सकते हैं और भी कोई खनिज जो पादपों के लिए सहायक होते हैं, अर्थात खनिज लवण। इन सभी का संवहन या परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। और आपको पता होना चाहिए कि इन सभी यौगिकों का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो किसे माना गया है? इसका सबसे बड़ा स्रोत मृदा को माना गया है। किसको माना गया है? मृदा को। क्यों? क्योंकि मृदा के अंदर से ही पादप नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, फास्फोरस ग्रहण करते हैं और खनिज लवण ग्रहण करते हैं, साथ में जल भी ग्रहण करते हैं। और कौन से अंग के द्वारा करते हैं? तो उस अंग का नाम क्या है? उस अंग का नाम है जड़। तो किसके द्वारा करते हैं? जड़ के द्वारा। ऐसे ही हम फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो संश्लेषित भोजन होता है उस भोजन का परिवहन करता है, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान यह किसका निर्माण करता है? एमिनो अम्लों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एमिनो अम्लों का निर्माण करता है। आगे बात समझ में? देखिए, आगे हम इनके बारे में विस्तार से लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जाइलम के बारे में। तो टॉपिक रहेगा जाइलम। जाइलम। देखिए, जाइलम के बारे में आपको क्या लिखना है? तो लिखिए, पादप के इस भाग द्वारा जल, नाइट्रोजन, फास्फोरस, तथा दूसरे खनिज लवणों पादप के इस भाग द्वारा जल, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा दूसरे खनिज लवणों का
परिवहन होता है। परिवहन होता है। देखिए, और इन सभी जो पदार्थों के बारे में हमने बात की है, देखिए कौन कौन से पदार्थों की बात हमने की है। यहाँ पर सबसे पहला है जल, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है फास्फोरस और अन्य कोई खनिज लवण। ये सभी पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं? मृदा से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? मृदा से। तो हम यहाँ पर हम स्टार लगा के एक लाइन लिख सकते हैं, क्या कि उपरोक्त, यहां पर लिख सकते हैं उपरोक्त पदार्थों का प्रचुरतम मतलब अधिक मात्रा में मिलता है। प्रचुरतम व निकटतम, प्रचुरतम व निकटतम स्रोत। निकटतम स्रोत मृदा होती है। क्या होती है? मृदा होती है। उपरोक्त पदार्थों का प्रचुरतम व निकटतम स्रोत क्या होती है? मृदा होती है। उपरोक्त पदार्थों से आशय है जल से, नाइट्रोजन से, फास्फोरस से तथा खनिज लवणों से। देखिए आगे चलते हैं। जाइलम के द्वारा, मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा मुख्य रूप से किसका परिवहन होता है? जल का परिवहन होता है। तो अपना अगला टॉपिक भी यही रहेगा कि जाइलम द्वारा जल का परिवहन कैसे होता है। जल का परिवहन, जल का परिवहन कैसे होता है? देखिए कैसे होता है। तो मृदा के अंदर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, खनिज लवण पाया जाता है, नाइट्रोजन पाई जाती है और फास्फोरस पाया जाता है। तो यहाँ पर हम जल के परिवहन की बात कर रहे हैं। किसके परिवहन की बात कर रहे हैं? जल के परिवहन की बात कर रहे हैं। तो जो जल का परिवहन है वो कैसे होगा? जाइलम ऊतक के अंदर हम देखते हैं कि जाइलम ऊतक के अंदर जड़, तना तथा पत्तियों की द्वारा, जो पत्तियों की जो वाहिकाएं होती है, उन वाहिकाओं के द्वारा एक सतत जाल का निर्माण होता है। मतलब पूरे पादप में एक जाल का निर्माण होता है। उस जाल में क्या होता है? जल का परिवहन होता है। वह जाल संवहन ऊतक के रूप में जाइलम की सहायता करता है और जल का एक स्तंभ बना देता है, और वो स्तंभ अनवरत चलता रहता है, अर्थात जड़ से जल का अवशोषण होता रहता है और पादप के प्रत्येक भाग में पहुंचाया जाता है। तो देखिए आगे लिखते हैं जल का परिवहन। जाइलम ऊतक में जड़, तना तथा पत्तियों की वाहिकाएं, आपस में जुड़कर जाइलम ऊतक में जड़, तना तथा पत्तियों की वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती है।
सतत जाल बनाती है जो पादप के सभी भागों से संबद्ध होता है। इसमें जड़ से पत्ती तक जल का स्तंभ बनता है। जो अनवरत चलता रहता है। देखिए जल का परिवहन कैसे होता है। जाइलम उत्तक में जड़, तना तथा पत्तियों की वाहिकाओं द्वारा आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक जाल, सतत जाल बनता है। वह जाल पादप के सभी भागों से संबद्ध रहता है, अर्थात सभी भागों से जुड़ा हुआ रहता है। जब पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, पत्तियों में कौन सी क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, तो इस जल संवहन के इस जाल द्वारा, जड़ के द्वारा जल का अवशोषण होता है और वह जल का अवशोषण होने के पश्चात जाइलम में इसका एक जल का स्तंभ बना दिया जाता है और यह स्तंभ अनवरत चलता रहता है, अर्थात जल का संवहन पादप में लगातार होता रहता है और वह विभिन्न भागों से होता हुआ पत्तियों तक पहुंचता है। ठीक है, आगे बात समझ में। आगे चलते हैं, जाइलम हो गया। अब हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे, दूसरा भाग है फ्लोएम। दूसरा भाग है फ्लोएम। फ्लोएम आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो फ्लोएम भाग है, जो फ्लोएम भाग है वो फ्लोएम भाग क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो संश्लेषित भोजन होता है उस संश्लेषित भोजन का परिवहन करता है और यह संश्लेषित भोजन के रूप में किसका निर्माण करता है, पादप एमिनो अम्लों का निर्माण करते हैं और एमिनो अम्लों के अलावा ये अन्य पोषक तत्वों का भी निर्माण करते हैं जो शरीर के पादप के उन भागों को प्राप्त होता है जो वृद्धि के लिए सहायक होते हैं, जैसे कि फल, बीज, तना आदि। देखते हैं, आगे देखते हैं हम इसके बारे में। देखिए पादप का यह भाग प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित उत्पादों का वहन करता है। कैसे उत्पादों का वहन करता है, संश्लेषित उत्पादों का वहन करता है और इसके दौरान
एमिनो अम्लों व कुछ अन्य पदार्थों का परिवहन होता है। जो विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों फलों तथा बीजों आदि अंगों में ले जाए जाते हैं। देखिए, ये फ्लोएम के बारे में हमने लिखा है कि पादप का यह भाग प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित उत्पादों का वहन करता है। इसके दौरान अमीनो अम्लों व कुछ अन्य पदार्थों का परिवहन होता है जो विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों तथा बीजों आदि अंगों में ले जाए जाते हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित जो उत्पाद होते हैं, जैसे कि अमीनो अम्ल है, मुख्य रूप से अमीनो अम्लों का यहाँ पर संश्लेषण किया जाता है। इसके अलावा सेल्यूलोज है, ग्लूकोज है, इनका भी संश्लेषण किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। तो ये सभी सब उत्पाद किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा परिवहन किए जाते हैं और पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाए जाते हैं। ये आपका पादपों में परिवहन का टॉपिक आज पूरा होता है। नेक्स्ट अपना अगला टॉपिक रहेगा मानव उत्सर्जन तंत्र। देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र, अब यहां से आपको समझना है कि मानव उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, कैसे काम करता है और इसमें कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि उत्सर्जन किसका किया जाता है। तो हमारे शरीर जब मान लो इसमें बहुत सारे तंत्र कार्य कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि शरीर में कई अपशिष्टों का निर्माण होता है। अपशिष्ट बोले तो अवांछित पदार्थ, अवांछित मतलब वे पदार्थ जो शरीर में किसी काम के नहीं है, अर्थात अपशिष्ट है। तो ऐसे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्सर्जन। और इस क्रिया को यदि कोई तंत्र नियंत्रित करता है तो उस तंत्र का नाम क्या हो जाएगा? उत्सर्जन तंत्र। अब आप ये भी जानते होंगे कि हम उत्सर्जन के रूप में किन किन पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। तो देखिए, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के दौरान जो अपशिष्ट बचता है, वो अपशिष्ट कहाँ जाता है? पाचन तंत्र में हमने पढ़ा था कि वो अपशिष्ट मलाशय में जाता है और मलाशय में मल के रूप में एकत्रित हो जाता है और वो मलद्वार के द्वारा त्याग दिया जाता है। तो वहां वो भी क्या है? एक अपशिष्ट है। तो वहां भी कौन सा तंत्र है? उत्सर्जन तंत्र। क्यों उत्सर्जित हो रहा है? इसके अलावा हम पसीने के रूप में भी उत्सर्जन करते हैं और मूत्र के रूप में भी उत्सर्जन करते हैं। अब मूत्र के रूप में हम किस प्रकार का उत्सर्जन करते हैं? तो देखिए, ठोस अपशिष्टों का उत्सर्जन हम मल के द्वारा भी कर सकते हैं, अन्य और क्रियाओं के द्वारा भी कर सकते हैं। परंतु जो तरल अपशिष्ट होते हैं, तरल का मतलब जो द्रव अपशिष्ट होते हैं, उन द्रव अपशिष्टों का उत्सर्जन हम किसके द्वारा करेंगे? उत्सर्जन तंत्र के द्वारा करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो उत्सर्जी अंग होता है वो होता है वृक्क।
वृक्क का नाम आप सबने सुना होगा, अंग्रेजी में किडनी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? किडनी। तो आज हम मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं और सबसे पहले हम उत्सर्जन की परिभाषा लिखते हैं। किसकी परिभाषा लिखते हैं? उत्सर्जन की परिभाषा। तो देखिए उत्सर्जन क्या होता है। उत्सर्जन, देखिए सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो जीवों द्वारा उपापचयी क्रियाओं के दौरान, कौन सी क्रियाएं? उपापचयी क्रियाओं के दौरान बने अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया। जीवों द्वारा उपापचयी क्रियाओं के दौरान बने अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। तथा इस तंत्र को इस क्रिया को नियंत्रित करने वाला तंत्र, इस क्रिया को नियंत्रित करने वाला तंत्र उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। तो देखिए परिभाषा क्या हो जाएगी। जीवों द्वारा उपापचयी क्रियाओं के दौरान बने अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है तथा इस क्रिया को नियंत्रित करने वाला तंत्र उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र। अब देखिए यहां से हम देखते हैं कि जीव किस किस प्रकार के अपशिष्टों का उत्सर्जन करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ। देखिए यहां पर जो प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है वे कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले नाम आता है यूरिया। इसके अलावा यूरिक अम्ल, यूरिया तथा यूरिक अम्ल व नाइट्रोजन से बने यौगिक, इन सब का उत्सर्जन तंत्र के द्वारा किया जाता है। तो आज हम उत्सर्जन पढ़ने के पश्चात हम बात करेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र की। किसकी बात करेंगे? मानव उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं।
किसकी बात करेंगे? मानव उत्सर्जन तंत्र की। और आपको पता होना चाहिए कि मानव उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग है जो उत्सर्जन का कार्य करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके अंदर बात करेंगे वृक्क की। किसकी बात करेंगे? वृक्क की बात करेंगे। वृक्क के पश्चात हम इसके अंदर मूत्रवाहिनी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मूत्रवाहिनी। अगला अंग क्या रहेगा? मूत्राशय। क्या रहेगा? मूत्राशय। और मूत्राशय के पश्चात अगला अंग रहेगा मूत्रमार्ग। क्या रहेगा? मूत्रमार्ग। और मूत्रमार्ग आदि। मानव उत्सर्जन तंत्र के अंदर हम वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्रमार्ग आदि अंगों के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके अंदर जो विशेष बात आपको याद रखनी है वो यह है, विशेष बात यह है कि स्टार लगा के मैं लिखवा देता हूं कि मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग, मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होता है। क्या होता है? वृक्क। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग के तौर पर कौन सा अंग कार्य करता है। तो कौन सा अंग कार्य करता है? वृक्क कार्य करता है। आगे चलते हैं। देखिए, आपके सामने जो चित्र दिख रहा है, किसका चित्र है? यह है मानव उत्सर्जन तंत्र का। मैं यहां लिख देता हूं मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र का ये चित्र आपके सामने जो दिख रहा है, ये मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र है। और देखिए, इसके अंदर आपको ये जो संरचनाएं दिख रही है, ये वाली संरचना, इसे बोलेंगे हम बायां वक्र। कौन सा वक्र? बायां वृक्क। कौन सा वृक्क हो गया ये? बायां वृक्क। और ये हो जाएगा दायां वृक्क। ठीक है। यहां पर ये जो नलिकाएं दिख रही है, इनको बोलते हैं हम, ये जो नलिकाएं हैं, इन नलिकाओं को बोला जाता है मूत्रवाहिनी। क्या बोला जाता है इनको? मूत्रवाहिनी बोला जाता है। इधर ये भी क्या है? मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी। और देखिए, नीचे एक थैलीनुमा संरचना दिख रही है आपको। ये जो थैलीनुमा संरचना है, इस संरचना को बोला जाता है, इस संरचना का नाम है मूत्राशय। क्या नाम है? मूत्राशय। और आपको शायद मैंने पाचन तंत्र वाले पाठ में बताया था, जिनके आगे शय जुड़ जाता है वे थैलीनुमा संरचनाएं होती है। सामान्यतः अधिकतर वे थैलीनुमा संरचनाएं होती है, चाहे मूत्राशय हो, चाहे आमाशय हो, चाहे गर्भाशय हो, चाहे फिर पित्ताशय हो। देखिए, और यहाँ पर ये जो नीचे की तरफ ये जो छोटा सा मार्ग दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं मूत्रमार्ग। क्या बोलते हैं इसे? मूत्रमार्ग। मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र आपको सामने दिख रहा है। और यहाँ पर ये जो गोल गोल जो संरचनाएं दिख रही है दोनों तरफ, ये वृक्क है, एक बायां वृक्क है, एक दायां वृक्क है। इसी प्रकार ये बाईं मूत्रवाहिनी हो जाएगी और ये वाली दाईं मूत्रवाहिनी हो जाएगी। और ये दोनों मूत्रवाहिनियां आकर एक थैलीनुमा संरचना में खुलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मूत्राशय बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे? मूत्राशय कहते हैं। और मूत्राशय से एक छोटी सी नलिका नीचे की तरफ आ रही है, जिसे हम क्या कहते हैं? मूत्रमार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्रमार्ग कहते हैं। अब देखिए, ये जो आपको दो बड़ी बड़ी नलिकाएं आपको दिख रही है, एक नीले रंग की नलिका है और एक लाल रंग की नलिका है।
इन नलिकाओं को क्या कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि नीली वाली हमेशा शिरा होती है और लाल वाली हमेशा धमनी होती है। आपको मैंने रक्त परिसंचरण तंत्र में पिछली कक्षा में बताया था कि यहां पर जो शुद्ध रक्त लेकर आती है, मतलब ऑक्सीजन युक्त जो रक्त लेकर आती है वो धमनी होती है, और जो अशुद्ध रक्त लेकर आती है जो वो शिरा होती है। तो देखिए यहां पर इसको हम नाम देंगे शिरा। ये क्या है? शिरा है। जबकि यह है, इसका नाम है धमनी। इनको हम महाधमनी और महाशिरा भी बोल सकते हैं। तो देखिए वृक्क के अंदर आपको एक चीज और दिख रही होगी। ये जो वृक्क की संरचना आपको दिख रही है, इस वृक्क की संरचना में इस जगह पे एक खांच दिखाई दे रही है, और इस खांच को ही हम क्या बोलते हैं? हाइलम। क्या कहते हैं इसे? हाइलम। ये हाइलम क्या होती है? वृक्क के अंदर एक खांच होती है, उस खांच में से रक्त वाहिनियां और मूत्र वाहिनियां आदि वृक्क के अंदर प्रवेश करती है, जिसे हम हाइलम कहते हैं। कुछ वृक्क नलिकाएं होती है, मूत्र नलिकाएं होती है, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी इस प्रकार से ये खांच होगी जिसे हम हाइलम का नाम देते हैं। तो यह आपके उत्सर्जन तंत्र का चित्र मैंने आपको समझा दिया है। अब हम इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वृक्क, इस वृक्क के बारे में बात करते हैं। देखिए अब अगला अंग आपका रहेगा वृक्क। वृक्क और वृक्क की आपको संरचना पता रहनी आवश्यक है। तो देखिए इसके अंदर मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूं। फर्स्ट पॉइंट वृक्क के बारे में, यह रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं और पीठ की तरफ होते हैं। दूसरा पॉइंट, यह सेम के दाने के आकार का, सेम के दाने के आकार के आकार का होता है। अब आप लोग चिंता में पड़ गए हो कि सेम क्या होता है। तो देखिए आम भाषा में सेम क्या होता है, हम तो इसे बालोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बालोड़। अब आप लोग क्या बोलते हो? सेम। एक दाना, इतना सा दाना होता है, इतने से दाने के रूप में वृक्क होता है और काम इसका बहुत बड़ा होता है। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है? यह तरल तरल अपशिष्टों, तरल अपशिष्टों का उत्सर्जन निस्यंदन प्रणाली द्वारा करता है। निस्यंदन प्रणाली द्वारा करता है। चौथा पॉइंट इसके अंदर आपको याद रखना है, वृक्क के मध्य में एक खांच होती है। खांच होती है जिसे
हाइलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइलम कहा जाता है। इसमें से रक्त वाहिनियां मूत्र वाहिनियां आदि रक्त में प्रवेश करती है। पांचवा पॉइंट इसमें क्या ध्यान रखना है, और ये पॉइंट मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं क्योंकि ये पॉइंट आपको याद रखना है। प्रत्येक वृक्क कई संरचनात्मक व क्रियात्मक उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहा जाता है। देखिए क्या कहा जाता है, वृक्काणु या नेफ्रॉन कहा जाता है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि प्रत्येक वृक्क कई संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृक्काणु या नेफ्रॉन कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहले भाग का नाम क्या है? बोमेन संपुट। पहले भाग का नाम क्या है? बोमेन संपुट। अब ये बोमेन संपुट क्या होता है? तो ये नलिकाओं की एक कपनुमा संरचना होती है, जिसे क्या कहा जाता है? बोमेन संपुट कहा जाता है। तो देखिए इसके बारे में भी लिखते हैं। नेफ्रॉन में नलिकाओं से बनी एक कपनुमा संरचना होती है, जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट कहते हैं। इसमें केशिकाओं
इसमें केशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है, एक गुच्छा पाया जाता है जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस कहा जाता है। और आपको ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है क्योंकि प्रश्न आता है कि ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है। तो ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन के बोमेन संपुट भाग में पाया जाता है, जो केशिका जानते हो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि केशिकाएं धमनी और शिराओं के अंतिम सिरे होते हैं जो छोटी छोटी शाखाओं में बटे होते हैं, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। तो ग्लोमेरुलस आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसके पश्चात नेफ्रॉन का जो दूसरा भाग होता है वो होता है वृक्क नलिका। क्या होता है? वृक्क नलिका। और ये वृक्क नलिका क्या होती है? देखिए यह बोमेन संपुट के निचले बोमेन संपुट के निचले हिस्से में होती है। स्थित होती है, जिसमें मूत्र निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। यह आगे जाकर मूत्र नलिका में बदल जाती है। मूत्र नलिका में बदल जाती है। देखिए नेक्स्ट चलते हैं। ये आपके सामने एक चित्र दिख रहा होगा। ये चित्र किसका है मैं आपको बता देता हूं। यह मूत्र निर्माण की क्रियाविधि का चित्र है। क्रियाविधि का चित्र है और नेफ्रॉन का भी चित्र हम इसको कह सकते हैं। इसका चित्र कह सकते हैं नेफ्रॉन का। तो देखिए यहाँ पर ये जो संरचना दिख रही है आपको, किसकी संरचना है? ये नेफ्रॉन की संरचना है, अर्थात वृक्काणु की संरचना है और नलिकाकार भाग होती है। कैसा भाग होती है? नलिकाकार। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूं कि ये जो गुच्छे जैसी संरचना आपको दिख रही है, इस संरचना का नाम क्या है? बोमेन संपुट। क्या नाम है इसका? बोमेन संपुट। मैंने आपको बताया था कि नेफ्रॉन में नलिकाओं का एक कपनुमा संरचना होती है जिसे हम बोमेन संपुट कहते हैं। और इस बोमेन संपुट के अंदर देखिए ये जो छोटी छोटी संरचनाएं दिख रही है, देखिए इसके अंदर ये जो छोटी छोटी संरचनाएं दिख रही है, इन छोटी छोटी संरचनाओं को क्या नाम दिया गया है? ग्लोमेरुलस नाम दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि केशिकाओं का गुच्छा होता है। किसका गुच्छा होता है? केशिकाओं का गुच्छा होता है। क्यों? क्योंकि देखिए वृक्क धमनी की शाखा यहाँ से वृक्क धमनी वृक्क के अंदर प्रवेश करती है और अंदर आके इस बोमेन संपुट के अंदर यह छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। और इन केशिकाओं के गुच्छे को हम क्या नाम देते हैं? ग्लोमेरुलस नाम देते हैं। तो देखिए जब रक्त वृक्क के अंदर नेफ्रॉन के अंदर प्रवेश करता है तो वह बोमेन संपुट में आता है। बोमेन संपुट में ग्लोमेरुलस के माध्यम से
इसमें ग्लोमेरुलस के माध्यम से जो रक्त है उस रक्त का निस्यंदन विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा? निस्यंदन विधि के द्वारा जल तथा जल में उपस्थित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को छान लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? छान लिया जाता है, अर्थात अवशोषित कर लिया जाता है। और अवशोषित करके जो रक्त है उसको वृक्क शिरा की शाखा में इस प्रकार से प्रवाहित कर दिया जाता है। और फिर यहाँ से रक्त आगे जाता है और ये नलिका से जो जल है वो नलिकाओं में होता हुआ, इस प्रकार से होता हुआ नलिकाओं में प्रवेश करता है। और इस जल का जब तक ये रक्त वापस इन नलिकाओं में नहीं पहुंचता है तब तक इस जल का पुनरावशोषण होता रहता है। अर्थात जब मूत्र निर्माण की प्रक्रिया चलती है तो प्रक्रिया के दौरान जब मूत्राशय में मूत्र की क्षमता बढ़ जाती है तो यह जल का पुनरावशोषण कर लेता है, जिससे इसको वृक्काणु को या नेफ्रॉन को मूत्र निर्माण के लिए समय मिल जाता है। और इस प्रकार से मूत्र नलिकाओं के माध्यम से रक्त वृक्क शिरा से होता हुआ नेफ्रॉन की अलग अलग संरचनाओं में से होता हुआ जब आगे आता है तो यहाँ से जो रक्त है वो शुद्ध होकर वृक्क धमनी में चला जाता है। किसमें चला जाता है? वृक्क धमनी में चला जाता है। किसमें चला जाता है? वृक्क धमनी में चला जाता है। और वृक्क धमनी में जाने के पश्चात ये वापस शरीर में प्रवाहित कर दिया जाता है। जबकि जो अपशिष्ट होते हैं वे वृक्काणु नलिकाकार भाग में से होते हुए, कहां से होते हुए? वृक्काणु नलिकाकार भाग में से होते हुए संग्राहक वाहिनी में प्रवेश करते हैं और आगे जाकर इस प्रकार से ये नलिका मूत्र वाहिनी से जुड़ जाती है। किससे जुड़ जाती है? मूत्र वाहिनी से जुड़ जाती है, जो कहां खुलती है? जो आगे जाकर कहां खुलती है? मूत्राशय में खुलती है। और मूत्राशय में मूत्र एकत्रित होता है और मूत्र मार्ग के द्वारा त्याग दिया जाता है। तो आपके सामने मैंने मूत्र निर्माण की क्रियाविधि समझाई है। आशा है आपको समझ में आई होगी। इसके पश्चात एक छोटा सा टॉपिक और रहता है जिसका नाम है पादपों में उत्सर्जन। किसमें उत्सर्जन? पादपों में अगला टॉपिक है पादपों में उत्सर्जन। देखिए पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है। जिस प्रकार से जीवों में उत्सर्जन होता है उसी प्रकार पादपों में भी उत्सर्जन होता है। किस प्रकार से? हम देखते हैं कि कुछ पादप वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा अर्थात पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्रिया करते हैं और जल का उत्सर्जन कर देते हैं। किसका उत्सर्जन कर देते हैं? जल का। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे जल का वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा उत्सर्जन। और पादपों के किस भाग द्वारा इसका उत्सर्जन होता है? तो पत्ती के द्वारा इसका उत्सर्जन होता है। शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ गए होंगे आप। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि पादप श्वसन क्रिया भी करते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी करते हैं। तो जब श्वसन क्रिया करते हैं तो ये ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित कर देते हैं, जबकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को उत्सर्जित कर देते हैं। अर्थात पादप कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्सर्जित करते हैं और ऑक्सीजन भी उत्सर्जित करते हैं। तो दूसरा उत्सर्जन का जो यौगिक है वो क्या हो जाएगा कि ये O2 तथा CO2 का उत्सर्जन भी करते हैं। O2 तथा CO2 का उत्सर्जन भी करते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें क्या याद रखना है? हम देखते हैं कि कुछ पादप रेजिन तथा गोंद का भी उत्सर्जन करते हैं। हम देखते हैं कई पादपों के गोंद के रूप में एक द्रव पदार्थ, गाढ़ा द्रव पदार्थ उत्सर्जित होता रहता है, तने के ऊपर एक संरचना सी बना देता है और वो संरचना गोंद के रूप में हमारे काम आती है। तो देखिए पादप रेजिन तथा गोंद के रूप में भी उत्सर्जन
करते हैं। चौथा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, रेजिन तथा गोंद के रूप में भी उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। और चौथा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, पादप और किन किन पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। तो देखिए ये बसंत ऋतु में पत्तियों का भी उत्सर्जन कर देते हैं, उत्सर्जन करते हैं। देखिए ये पादपों में उत्सर्जन हो गया है। आपका ये जो पाठ है जैव प्रक्रम आज पूरा होता है। देखिए हमने पिछली कक्षाओं में सबसे पहले जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ा, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा, फिर श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा, फिर उसके पश्चात हमने रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ा, पादपों में परिवहन पढ़ा, उत्सर्जन तंत्र पढ़ा, मानव में उत्सर्जन पढ़ा, फिर पादपों में उत्सर्जन पढ़ा, और इसके साथ ही आज अपना ये टॉपिक पूरा होता है। इस टॉपिक के अंदर आपको कुछ और भी बातें याद रखनी है, जैसे कि कृत्रिम अपोहन। क्या याद रखना है, देखिए कृत्रिम अपोहन एग्जाम में आने वाले टॉपिक है। कृत्रिम अपोहन कई बार पूछ लिए जाते हैं, कृत्रिम अपोहन क्या होता है। तो देखिए कृत्रिम अपोहन का मतलब होता है डायलिसिस। क्या होता है, डायलिसिस मतलब अस्पतालों में जब किसी मरीज के या रोगी के वृक्क काम करना बंद कर देते हैं, अर्थात दोनों ही वृक्क के दोनों ही किडनियां खराब हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का रक्त का जो डायलिसिस किया जाता है, अर्थात रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, निस्यंदन किया जाता है, तो उस विधि को हम कृत्रिम अपोहन कहते हैं। अर्थात एक कृत्रिम वृक्क जैसी संरचना बनाई जाती है जो अर्धपारगम्य झिल्ली से बनी होती है। किससे बनी होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली से बनी होती है। उस झिल्ली के द्वारा कृत्रिम वृक्क बनाया जाता है और मरीज के या रोगी के जो रक्त है उस रक्त को शुद्धिकरण किया जाता है तथा उसमें उपस्थित रक्त में उपस्थित अपशिष्टों को बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा अगला टॉपिक एक और रहेगा आपका अंगदान। कई बार ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिवर्ष 13 अगस्त को, प्रतिवर्ष 13 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है, मनाया जाता है। आगे बात समझ में, देखिए ये जो अंगदान है, वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंगों का दान करना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि भारत में कई ऐसे महान महापुरुष हुए हैं, व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपने अंगों का दान किया है। इनमें से सबसे पहला नाम मैं लेता हूं गौतम गंभीर, जो भारत के बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हुए हैं, गौतम गंभीर। और इन्होंने जीवित रहते हुए अपने पूरे शरीर का देह दान कर दिया है। क्या कर दिया है, देह दान कर दिया है। इसके साथ ही एक नाम और आता है श्रीमती ज्योति बसु, ज्योति बसु। और एक है साध्वी ऋतंभरा, साध्वी ऋतंभरा देवी। और इसके अलावा और भी कई ऐसे महापुरुष है जिन्होंने अंगदान किया है। और अंगदान के रूप में कौन कौन से ऐसे अंग है जो व्यक्ति दान कर सकता है। तो देखिए अंगदान योग्य अंग, आपको भी पता रहना चाहिए कि अंगदान हम किन किन अंगों का कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले नेत्र यानी कि आंखें, हम अपनी आंखों को किसी को भी दान में दे सकते हैं। जैसे कई अंधे लोग होते हैं, अंधे लोगों के जीवन में भी ज्योति की किरण दिखाई देगी, इसलिए हमें हमेशा हर व्यक्ति को अंगदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। यदि हमारी मृत्यु किसी कारणवश हो जाती है तो हमें अपने अंगों का दान कर देना चाहिए। नेत्र के साथ में वृक्क, वृक्क का भी हम दान कर सकते हैं। किसका दान कर सकते हैं, वृक्क का दान कर सकते हैं। इसके अलावा नेत्र हो गया, वृक्क हो गया, और
हृदय, हृदय का भी हम दान कर सकते हैं। आजकल हृदय प्रत्यारोपण भी होने लग गया है। तो ऐसे और भी कई अंग है, हृदय हो गया आदि। ठीक है, आपको मुख्य रूप से नेत्र, वृक्क और हृदय, ये 3 अंगों के बारे में विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और भी कई अंग है शरीर में, ऐसे कई अंग है जिनका हम दान कर सकते हैं। तो आज आपका ये पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।